शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की FAR 2 के, जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स IFRS 9। अगेन हम इसको लेके इस तरीके से चलेंगे कि भाई हर एक चीज़ कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल बेस पे चल रही होगी। हर क्लास के बाद क्विज आया करेगा। और अगेन तुम अगर प्रैक्टिकलिटी से अपनी ज़िंदगी को लिंक करना चाहो ना, इंट्रो से लेके FAR 1 से लेके FAR 2 में सबसे ज़्यादा मज़े की अकाउंटिंग है। यानी FAR 1 तो चलो सही है ना, गवर्नमेंट ग्रांट आ गया, कैश फ्लो आ गए, वो अपनी जगह। पर जो तुम प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें देख रहे होगे ना फर्म में जाके या किसी कंपनी में जाके, तो वो तुम्हें कहाँ से रेफर हो रही होंगी FAR 2 से। तो असल अकाउंटिंग समझो अब शुरू होगी, जो तुम्हें देखनी है। कॉम्प्लेक्स भी होगी, मज़ेदार भी होगी, लॉजिक बन भी रही होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से चल रही होंगी। थैंक यू जी अब्दुल हादी। ओके, वैसे उससे अच्छा पढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत वैसे FAR 2 से की थी। सही है ना, FAR 1 तो बात की बानी है। चलो खैर आगे। हमने कहा भाई जब मैं IFRS 9 खोलता हूँ ना, तो ये कहता है यहाँ पे आपने 2 लोगों की अकाउंटिंग सीखनी है। 2 लोगों की अकाउंटिंग सीखनी है। मैंने कहा कौन है वो 2 लोग भाई? हमने कहा पहला इन्वेस्टर, दूसरा इशूअर। वापस से IFRS 9 बोलेगा तुम्हें कि भाई तुम्हें 2 लोगों की अकाउंटिंग सीखनी है। मैंने कहा वो 2 लोग कौन है भाई? उसने बोला पहला इन्वेस्टर, दूसरा इशूअर। अच्छा भाई, हमने कहा इन्वेस्टर कौन है, इशूअर कौन है, सर जरा ये खुल के बताएं। मैंने कहा इन्वेस्टर वो बंदा है जिसके पास पैसे खाली पड़े हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अगेन इन्वेस्टर कौन है? जिसके पास पैसे खाली पड़े हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अच्छा, यहां पे इन्वेस्टर का मतलब कोई इंडिविजुअल सिंगल पर्सन नहीं है, वो कंपनी है। इंडिविजुअल सिंगल पर्सन नहीं है, वो कौन है? क्योंकि आप अकाउंटिंग किसी बंदे की नहीं करते, कंपनी की करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आप एग्जाम्पल लें कि ये एक इन्वेस्टर है, एक XYZ कंपनी है। सही जी, हमने कहा ये है एक XYZ कंपनी। इसके पास पैसे आइडल पड़े हुए हैं, ये चाहता है कि मैं कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करूं। इसने बोला सही है भाई, कर लेते हैं इन्वेस्ट। तो ये क्या कर सकता है? क्या ये किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकता है? हाँ या नहीं? शेयर्स परचेज कर सकता है। अब जरा थोड़ा सा फिनोमिना चेंज करें, थोड़ी लॉजिक चेंज करें, थोड़ी चीजें समझें, बात समझिएगा। हमने कहा ये भाई साहब जो है ABC कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाह रहे हैं, तो क्या ये ABC कंपनी के पास जाके इससे शेयर परचेज करेगा? हाँ या नहीं? नहीं, शेयर होल्डर से परचेज करेगा। ये तो मैंने तुम्हें FAR 1 में कैश फ्लो में पता नहीं कितना सिखाया था। बात समझें। जब ABC कंपनी, प्लीज फोकस होकर सुनिएगा, जब ABC कंपनी ने अपना शेयर इशू किया होगा ना, इशू किया होगा, बात समझना, मैं फोकस कर रहा हूं, इशू किया होगा, तो उसने क्या एंट्री बनाई होगी? शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये आ गया भाई। अच्छा, ABC कंपनी ने इन्वेस्टर से क्या लिए? पैसे। क्या लिए? और बदले में क्या इशू किया? शेयर्स। चलिए भी हम कह रहे हैं कि इस कंपनी ने शेयर इशू किए। अच्छा, यानी जो कंपनी पैसे ले रही है, यानी जिसको फाइनेंस की नीड है, वो कंपनी कहलाती है इशूअर। वो कंपनी क्या कहलाती है? आपके सामने मैंने यहाँ पे ऊपर शुरुआत में कहा मैं आपको 2 लोगों की अकाउंटिंग सिखाऊंगा, एक इन्वेस्टर, दूसरा इन्वेस्टर वो बंदा है जो पैसे डालेगा। इन्वेस्टर वो बंदा है जो पैसे डालेगा, इशूअर वो बंदा है जो पैसे लेगा। अच्छा, अब उसको इशूअर क्यों कहा गया, जरा इस बात पे तवज्जो देते हैं। क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी इशू कर रहा है, और उस सिक्योरिटी का नाम है शेयर्स। उस सिक्योरिटी का नाम क्या है? यानी वो सामने वाला बंदा अपनी सिक्योरिटी इशू कर रहा है, और सिक्योरिटी इशू करके पैसे ले रहा है। मैं उसी सिक्योरिटी में क्या कर रहा हूं? इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो मैं कौन कहलाऊंगा? इन्वेस्टर। यहां तक बात क्लियर है? यानी आपसे मैं पूछूं, जो इशूअर है वो किस तरीके से पैसे ले सकता है? आप बोलेंगे शेयर इशू करके।
किस तरीके से पैसे ले सकता है? शेयर इशू करके। आपको पता है मजे की बात इस इशू है कि अकाउंटिंग तो हमने बचपन में ही सीखी हुई है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट। तो जो मेजर फोकस होगा वो इन्वेस्टर पे होगा कि IFRS 9 में इन्वेस्टर की अकाउंटिंग कैसे होगी। तो हमने पहले ये कंक्लूड किया कि XYZ कंपनी इस केस में क्या बन गई है? इन्वेस्टर। और ये क्या बन गई है? इशूअर। इसको इशूअर क्यों कह रहा हूं? सिक्योरिटी इशू की है। अब जरा बात समझिएगा फोकस के साथ। हमने कहा इस इन्वेस्टर ने जो वहां पे इन्वेस्ट किया है ना, इसको यहां से क्या मिलेगा? इसको हम कहते हैं रिटर्न। क्या कहते हैं भाई? अगर मैं किसी कंपनी में पैसे डाल रहा हूं तो क्या हवा में डालूंगा? या कोई वजह है? वजह क्या है? रिटर्न। रिटर्न क्या है? अब एक और बात सुने जरा यहां पे रुक के। एक तो रिटर्न हो गया डिविडेंड। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने इस कंपनी के जो शेयर परचेज किए थे, बात समझिएगा, वो किए थे ₹10 पर शेयर पे। अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई 25 पर शेयर। क्या मुझे गेन हो गया? कितने का? 15 रुपए का। ये गेन भी किसका है? इन्वेस्टर का। इशूअर ने तो भाई एक बार कंपनी के शेयर इशू किए, वो बिजनेस चला रही है, अब कंपनी की नाम ऊपर जाता रहेगा, इसकी शेयर की प्राइस ऊपर जाती रहेगी। तो ये गेन इशूअर का नहीं होता, इन्वेस्टर का होता है। टेक्निकली मैं ये कहूं, अगर तुम्हें समझ आए बात, मैं XYZ कंपनी का मालिक तो हूं, पर कुछ हद तक ABC का भी मालिक हूं, और ABC कंपनी की वैल्यू अगर ऊपर जा रही है तो वो गेन उसका नहीं है, क्योंकि मैं उसका ओनर हूं। वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मार्केट में ये फिनोमेना चल रहा है कि उसकी प्राइस क्या जा रही है? ऊपर जा रही है। तो पहले बताओ ये बात समझ आई? खैर समरी क्या है? समरी ये है कि इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, उसको दो रिटर्न मिलेंगे। पहला डिविडेंड, दूसरा कैपिटल गेन, फेयर वैल्यू की एप्रिसिएशन। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इशूअर की साइड पे आओ तो क्या इशूअर कैपिटल गेन देता है या मार्केट देती है? मार्केट देती है। इशूअर कैपिटल गेन नहीं देता। कैपिटल गेन कौन देता है? मार्केट। इशूअर की जात पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। अच्छा, मैं चाहूं ना, XYZ कंपनी चाहे ये शेयर उठा के किसी और को बेच सकती है, अब कंपनी का मालिक वो बन जाएगा, तो क्या XYZ कंपनी हिल जाएगी? अपनी जगह है, अपनी जगह है। यानी ABC कंपनी जो इशूअर है, लेट्स से ABC कंपनी ने मुझे शेयर इशू किए 50,000 शेयर, तो बाकी शेयर होल्डर्स भी होंगे, उसने तो इशू कर लिए। अब मैं चाहता हूं मैं अपने शेयर इसको बेच के चला जाऊं, अब मेरी जगह मालिक कौन बन जाएगा? ABC कंपनी अपनी जगह है। तो ये जो मार्केट में ट्रेडिंग हो रही होती है ना, वो इस पर्सपेक्टिव से हो रही होती है कंपनी अपनी जगह है। अब कंपनी जैसे अच्छा परफॉर्म कर रही होती है मार्केट में, उसकी प्राइस, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होती है, जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाती है। पहले तो कहानी समझ आई? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, कहानी क्लियर है? जल्दी से। पहला, एक इन्वेस्टर की बात की हमने और इशूअर की बात की एक बेसिक एग्जांपल में। जल्दी बताओ सारे बच्चों। हाँ जी, अब्दुल हादी और हसीब अहमद, जल्दी। क्लियर है? ओके, वेरी गुड, बढ़िया जी। ओके जी, आगे। हिजबुल्ला कह रहे हैं प्लीज आंसर। क्या आंसर करूं भाई? पूछा ही नहीं कुछ तुमने। सर मार्केट क्या कैपिटल मार्केट कहलाती है? देखो भाई, अगर तुम शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल मार्केट है, डेट में इन्वेस्ट करोगे तो मनी मार्केट है, पर ये तुम्हारी पहुंच से भी दूर है, भी रुक जाओ उसके लिए। सर विल देयर बी अ चेंज इन योर टीचिंग स्ट्रेटेजी? क्यों चेंज करूंगा टीचिंग स्ट्रेटेजी भाई? हाँ, शेयर इशू करना, बिकॉज प्रीवियस पेपर वॉज अनएक्सपेक्टेड टाइप एंड डिस्कशन टाइप। नहीं, गलत। ये किसने कहते भाई? देखो ये बच्चा कह रहा है कि सर प्रीवियस अटेम्प्ट का पेपर जो है डिस्कशन टाइप था, कैलकुलेशन टाइप नहीं था। तो पहले तो आओ पेपर डिस्कस करते हैं। भाई कहने का मतलब ये है कि मैं क्या कह के थक गया। पिछली बार IAS 1 करवाया, अकेला टीचर हूं पाकिस्तान में जिसने IAS 1 करवाया, सारे नोट्स कराए, प्रैक्टिस भी कराई, वैसा सवाल उठ के आ गया। अब नहीं करके गया कोई तो भरने किसका? बच्चे का। जो करके गया वो तो बोल पास है। अच्छा, एक तो पाकिस्तान में नहीं कराया किसी ने, वो तो अलग अलग बात है ना, जिसने कराया वो तो कर लो भाई। तो अब पता हुआ क्या? बच्चा आखिर में आया 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 आया, आखिर में आके मर गया, वो थक गया। सही है?
जब वो आखिर में आके थक गया ना, उसने बोला IS-1 को कटा देते हैं। भाई IS-1 ने उसको कटा दिया। सीधी सी बात है। IS-1 ने बोला आ जाओ भाई, यार इतना मतलब लेंदी सवाल उसमें सब था, वो बच्चा अगर करके जाए ना क्लास में तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वहां पे आ गया वो वैसा। अब FR1 में कैश फ्लो आया, किया टैली, किसी ने तो किया होगा। मेरे को इतने बच्चों ने मैसेज किया कि सोल्यूशन मेरा मैच है। एक दो बच्चे ऐसे थे कि जिसने बोला था एक दो गलतियां हैं बाकी सब मैच है। हो गया था ना। अच्छा, मुझे बच्चों ने कहा कि आप वो भी डाल दें, क्या बोलते हैं, NPO का सोल्यूशन। मैंने कहा मर जाओगे, अभी नहीं डाल रहा मैं। हाँ NPO तो कहते हो तो डाल सकता हूँ, मुझे मतलब मैंने सोल्यूशन बना। चलो देख लेते हैं। चले, पर कहने का मतलब ये, प्लीज सुनना, कहने का मतलब ये मेरे बच्चों, देखो यार मैं इसको एज अ इबादत लेके चलता हूँ। मैंने कैश फ्लो पे भी जान मारी थी। FAR2 तो समझो मेरा ब्रेड एंड बटर था, रहा है और रहेगा। शुरुआत यहाँ से मैंने करियर की है। फिर ऑडिट, जाहिर सी बात है, वो जब मेरा जो पैशन है वो ऑडिट की तरफ गया तो मैं वहाँ पे चला गया EY में, तो चीज़ें और भी आ गई ना। तो कहने का मतलब है बेस लाइन तो ये है, इसकी इन्स एंड आउट सारे मुझे पता है, तो इसमें तुम्हें टेंशन लेने की नीड नहीं है। सही है। खैर फोकस, प्लीज अपलोड फुल सोल्यूशन। ओके सर, इसके बाद करता हूँ मैं फुल सोल्यूशन पे, देखिएगा। ऐसा नहीं हो ना कि तुम डिसाइड करो कि FAR2 देना है या नहीं देना, वो चलो फिर भी मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा। चलें, फोकस हो गया, अभी इधर देखते हैं वापस। IFRS 9 की जब बात करूं मेरे बच्चों, तो मैं यहाँ पे कितने लोगों की बात करूंगा? 2। इन्वेस्टर, आपसे मैं पूछूं इन्वेस्टर किस तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है? बोलेंगे शेयर्स। शेयर एक सिक्योरिटी है। उसको मैं इशूअर क्यों कहता हूं? क्योंकि वो इशू करता है, इसलिए उसका नाम क्या है? इशूअर है। मैं कितने तरीके के गेन कमाऊंगा? डिविडेंड, कैपिटल गेन। यहां तक रुक के हम साइड में हो गए, अब एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा व्हाट इफ अगर मैं ये कहूं कि यही XYZ कंपनी है जो अभी इन्वेस्टर के तौर पे बैठी हुई थी, इसको एक रिस्क है कि मैं अगर शेयर में इन्वेस्ट करूं तो फेयर वैल्यू नीचे ना आ जाए। क्या हो सकता है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, हो सकता है। दूसरा रिस्क इसको यह है कि हो सकता है डिविडेंड ना मिले। भैया डिविडेंड तो तब मिलेगा ना जब कुछ होगा। कंपनी लॉसेस में जा रही है तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते। अब ये रिस्क है किसको? XYZ कंपनी को। ये कौन है? इन्वेस्टर। अच्छा भाई, अब ये भाई साहब इधर इशूअर है, और ये कौन सी कंपनी थी? ABC कंपनी। ये ABC कंपनी है। अच्छा, अब ABC कंपनी को चाहिए पैसे, और पैसे किसके पास हैं? इन्वेस्टर के पास, XYZ के पास। अच्छा, इशूअर कह रहा है कि भाईजान मेरी कंपनी के शेयर ले लो, मुझे पैसे दे दो। मैं इशूअर, आप मेरे इन्वेस्टर, कमाओ, गेन कमाओ, कैपिटल गेन कमाओ, डिविडेंड्स। ने बोला भाईजान मैं एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हूं। रिस्क अवर्स इन्वेस्टर का मतलब यह है कि मैं रिस्क नहीं लूंगा। पैसे डूब गए तो क्या करूंगा भाई? उसने बोला कि भाईजान फिर पैसे चाहिए तो किसी और रास्ते से आओ। उसने बोला भाई एक और रास्ता है हमारे पास, हम इशू करते हैं आपको डिबेंचर, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, जितने अनगिनत नाम दे दो, जितने अनगिनत नाम दे दो। मैंने कहा भाई इसकी समरी बताओ ना, ये क्या इशू कर रहे हो तुम? इसने बोला भाई जो मैं आपको इशू कर रहा हूं ना वो भी एक सिक्योरिटी है। जल्दी बताओ वो भी क्या है? सिक्योरिटी है। तो मैंने कहा भाई सिक्योरिटी का नाम क्या है? इसने बोला सिक्योरिटी का नाम है डेट सिक्योरिटी। मैंने कहा भाई ये वाली बात नहीं समझिए, डेट सिक्योरिटी। उसने बोला कि भाई जब मैं तुम्हें शेयर सिक्योरिटी देता हूं तो तुम कंपनी के मालिक बनते हो। वो कागज का पन्ना एक सबूत होता है कि तुम इस कंपनी के मालिक हो, ऐसा ही है। अब मैं तुम्हें सिक्योरिटी दे रहा हूं, उस पर लिख के दे रहा हूं एफिडेविट के ऊपर ये एक डेट सिक्योरिटी है। तुम टेक्निकली मुझे उधार दे रहे हो, और ये उधार बैक हुआ हुआ है किसी मेरी सिक्योरिटी गिरवी रखने पे। तुम्हारे मुझे पैसे दो, तुम्हें इस पे सूद मिलेगा। तुम्हें इस पे क्या मिलेगा? सूद मिलेगा। तो यानी ये भी एक सिक्योरिटी है, पर इस सिक्योरिटी की नेचर ओनरशिप वाली है, डेट वाली है। उधार दिया है, पर उस उधार का सबूत ये कागज का पन्ना है। उस उधार का सबूत ये कागज का पन्ना है, जिसको हम कौन सी सिक्योरिटी कहते हैं? अब इसको आप कुछ भी नाम दे दें, बॉन्ड कह लें, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट कह लें, टर्म के लिए सर्टिफिकेट ले रहा हूं,
सही जी, डिबेंचर कह लेंगे, सारी डेट सिक्योरिटीज हैं। अच्छा, क्या ये, प्लीज सुनिएगा, क्या ये सिक्योरिटी अगर मैं खरीद रहा हूं तो उसको पैसे दे रहा हूं, ये पैसे मुझे सूद समेत क्या मिलेंगे, वापस मिलेंगे। अच्छा, मेरा रिस्क हैज हो गया एक तरीके से, क्योंकि ये सिक्योरिटी बैक्ड है, कंपनी के एसेट से गिरवी रखे हुए में पूरा एग्रीमेंट बनता है। अब आज मैं जो पैसे दे रहा हूं मुझे सालाना सूद देगा और 2-3 साल बाद जाके मुझे पैसे, तो क्या अब मैं इन्वेस्टर नहीं रहा, पर कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, डेट सिक्योरिटी में। तो अब इस केस में यहां पे जो भाईजान हमारा रिटर्न है वो इंटरेस्ट है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? यानी अब बातों बातों में हमने ये सीखा कि हम दो लोगों की जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं ना, उसमें इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन 2 टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, इक्विटी सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी। क्लियर है? अच्छा, एट द सेम टाइम इशूअर कैन इशू 2 सिक्योरिटीज, इक्विटी सिक्योरिटी। अच्छा, अगर डेट सिक्योरिटी इशू करेगा तो वो कंपनी की ओनरशिप नहीं देगा, वो कंपनी के लैंडर्स को इंक्रीज कर देगा और उस पर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। और अगर शेयर इशू करेगा तो उस पर क्या देगा, डिविडेंड, ओनरशिप देगा और डिविडेंड देगा। दोनों में फर्क क्लियर है? इसको कॉपी करें या ऑनलाइन वालों, क्लियर है? जल्दी बताएं। ईपीएस की तरह लग रहा है। ईपीएस में मैंने ये सिक्योरिटीज बताई थी, पर ईपीएस में हमने ईपीएस निकालना सीखी थी, अकाउंटिंग सीखी थी। ईपीएस निकालना सीखी थी, अकाउंटिंग यहां सीखेंगे। टाइम टेबल बता दें? बता देंगे, कल बता देंगे आपको। हसीब कह रहे हैं सर जो मीज़ान बैंक इशू करता है सर्टिफिकेट अंडर सेविंग अकाउंट, हाँ बिल्कुल वो यही होती हैं, डेट सिक्योरिटीज होती है। तभी तो मैंने कहा था आप जब FAR 2 में आ गए हो ना, यू कैन रिलेट ईच एंड एवरीथिंग विद योर प्रैक्टिकल लाइफ। तो FAR 1 तो समझो कोई एक छोटा सा बच्चा था, पर ये मजे की अकाउंटिंग है यहाँ पे। हाँ, अभी अकाउंटिंग सीखते हैं ना, उसमें सब आएगा, इक्विटी डेट दोनों। क्विज कहाँ से मिलेगा भाई? ग्रुप पे मिलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उमर, आगे करूं? नहीं, लाइव लाइव लाइव, पूरा लाइव। क्लास नोट्स ग्रुप पे मिलेंगे और ड्राइव पे मिलेंगे, क्विज भी ग्रुप पे भी मिलेंगे, ड्राइव पे भी मिलेंगे। और कहीं चाहिए तो बताओ, वो भी दे देंगे। बुक आ जाएगी अभी कमिंग वीक में, ऑडिट की रेडी हो चुकी है, FAR 2 आज रेडी हो जाएगी, दोनों आ जाएंगी। FAR 2 में एज सच मेरा जो सवालात है ना वो डालने तो कुछ चीज़ें चेंज की थी मैंने, क्योंकि हर बार जब नए सवालात कराता हूँ ना तो वो डाल देता हूँ उसमें। बुक का नहीं, FAR 2 मैंने क्या बताया, शुरुआत मैंने कहाँ से की थी FAR, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ FAR 2 का PDF ना देने का वजह यह है कि उसका एक एक सवाल मैंने अपने हाथ से बनाया है, तो उसमें अगर इस टॉपिक की वो 5वें टॉपिक से लिंकेज है ना, तो वो भी यहाँ पे बिल्ड हुआ हुआ है। तो उसका PDF अगर कोई कॉपी करे तो थोड़ी मेहनत करे, इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं देता इसका PDF। प्रीमियम लेक्चर्स इन FAR 2, देखो मैं आपको चलो एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। मैंने FFR में और CFAP 6 में ना प्रीमियम लेक्चर दिए, सही है, पूरी दुनिया ने दिए, क्योंकि FFR में और CFAP 6 में तो पूरी दुनिया उस पर प्रीमियम में चली गई ना, फिजिकल क्लास होती नहीं है। पूरे पाकिस्तान का रिजल्ट आया 5%, सब फेल। अच्छा, प्रीमियम में फेल क्यों हो गए ना, आप टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर ने लिमिटेड प्रैक्टिस कराई होगी, आपके करियर के लग गए, सही है। अब मैंने शुरू किया CFAP 6 लाइव एडवांस ऑडिट, ये तो पता ही मैं लाइव हूँ नीचे, एडवांस ऑडिट शुरू किया मैंने। उसमें कोई 700 एडमिशन सब चिपक के बैठे हुए होते हैं ऑनलाइन कि भाई पढ़ा दे, पास करा दे। देखो प्रीमियम पे तो जाता है वो इंडिजीनियस बच्चा जिसको एक बार पढ़ के समझ आ जाए। इफ यू वांट टू प्लेस योर करियर एट अ स्टेक, गो फॉर प्रीमियम। अभी आज लगवा देता हूँ सारे प्रीमियम अपने पढ़े में, कर लेना, उससे कभी जिंदगी में पास नहीं हो सकते, क्योंकि प्रैक्टिस कैसे करोगे यार। तुम्हें तो यहाँ पे शक्ल देख के मैं 10 एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ। अभी तुम ऑडिट में बैठे बैठे कितनी एग्जाम्पल बदली मैंने, ये बता दिया वो बता दिया, तो दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। प्रीमियम में तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर तुम समझते हो कि तुम कोई भी बच्चा एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीनियस है, मैं तो कहूँगा
क्लास से उठे प्रीमियम ले ले, नहीं हो सकता पास, सीधी सी बात है, मेरी अपनी असेसमेंट है, तुम अपना देख लो। हाँ मैक्सिमम पता है पास कैसे हो सकता है, या तो क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, फिर इसमें टीचर ने क्लास में पढ़ा, अगेन पिछले बैच के क्लास रिकॉर्डेड का मतलब ये है कि वो पिछले बैच तक की मेहनत थी। जो नया दौर आया, जैसे हिजबुल्लाह ने बोला ना कि सर वो लिखने वाले सवालात भी पूछ रहा है, तो मैं इस बार ये भी करूंगा कि भाई मैं बोलूंगा और ड्राफ्टिंग करके दिखाओ, सोल्यूशन लिखोगे कैसे, तो वो तो केटर पिछली अटेम्प्ट में होगा या इसमें होगा, इसमें होगा। प्रीमियम रिवीजन पर्पस के लिए तो आपको शायद पता नहीं है कि मैंने FAR 2 में हर टॉपिक की अलग समरी रखी हुई है। टॉपिक खत्म होगा, एक समरी लेक्चर वीडियो और एक PDF, तो दोनों आपके पास अवेलेबल होंगे, तो वैसे रिवाइज होगा, प्रीमियम देखने की नीड नहीं है खुदा के वास्ते, सही है। तो ये हमने एग्री कर लिया, आगे लेके चलें इसको। सर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या मार्केट रेट होता है या फिर कंपनी के एग्रीड होता है? देखो अब देखो ये हसीब ने अच्छा सवाल किया, बड़ा टेक्निकल सवाल भी है, और थोड़ा मार्केट की बात करते हैं। इन्होंने कहा सर अगर मुझे पैसे चाहिए लोगों से तो मैं डेट सिक्योरिटी इशू कर रहा हूँ, तो वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? देखो एक देती है गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट, जिसको मैं कहता हूँ रिस्क फ्री, जिसको मैं कहता हूँ, देखो अगर मुझे किसी को घेरना है ना पैसे के लिए, तो मुझे उसको गवर्नमेंट से ज़्यादा देना होगा, वरना वो बोलेगा मैं बेवकूफ़ हूँ, तुम्हारे पास पैसे जमा कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास जमा कराता हूँ, सिक्योर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कुछ भी हो जाए पैसे छाप के दे देगी ना। अगर जलजला आ गया, तुम्हारी ज़मीनों के लग गए या कुछ भी हुआ, तुम तो गए। तो जितनी रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी उतना रिटर्न ज़्यादा होगा। तो कहने का मकसद ये, सो इनका इंटरेस्ट का सवाल अच्छा था मुझसे कि सर इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होगा? भाई वो डिसाइड करना है आपको कि भाई आपने मिनिमम जो है रिस्क फ्री उससे ऊपर देना है। अब उससे जितना ऊपर दोगे उतना इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा और तुम्हें पैसे दे देगा। उसी की अकाउंटिंग सीखनी है। नहीं, जो गवर्नमेंट देती है वो कायबो तो नहीं कहलाता ना। कायबो तो बहुत सारे बैंक्स का मिला के एक एग्रीड रेट होता है, सही है, वो अलग है। जानी ये कॉपी कर लें प्लीज, डेट सिक्योरिटी वाला। अगर डेट सिक्योरिटी रिडीमेबल नेचर की होगी या इररिडीमेबल, यानी डेट सिक्योरिटी तो होगी रिडीमेबल ना। रिडीमेबल का मतलब है पैसे, अगर इररिडीमेबल होगी तो वो क्या बन जाएगी? इक्विटी। तो इक्विटी बन जाएगी। अरीब, हाँ जी आगे चलें। चलो जी भाई, ये रहा। अब मैंने इतनी कहानियां सुनाई आपको, अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी डेफिनेशन। मैंने IFRS 9 खोला, मैंने बोला भाई मुझे बताओ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैंने कहा प्लीज मुझे बताएं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में लिखा हुआ था एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो राइज देगा फाइनेंशियल एसेट को ऑफ वन पार्टी। अब देखो मैं डायरेक्ट ये कर रहा था, तुम्हारा दिमाग घूम जाते जैसे तुम लोग अभी मुंह बना रहे हो। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अगर मैं एंटर हो जाऊं तो एक बंदे के लिए वो फाइनेंशियल एसेट है, एक बंदे के लिए वो। अब आप बोल रहे हैं सर थ्योरी क्यों करा रहे हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे इस बच्चे ने कहा सर लिखने को बोलता है, तो फिर बताना पड़ेगा कि फाइनेंशियल एसेट है, तो इसलिए सिखा रहा हूं। अप्रोच चेंज, सही है। इधर देखो वापस से, हमने बोला कि भाई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अगर मैं एंटर हो गया तो वो एक बंदे के लिए क्या बन जाएगा? अच्छा, मैंने कहा एक बंदा, ये यहां पे, वेरी गुड, पहले इन्वेस्टर। अच्छा, अब मैंने कहा यार सर पहले लंबी किए बगैर फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन बताएं। मैंने कहा फाइनेंशियल एसेट होता है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। आप सोचें, अभी पीछे हमने सीखा, मैं इन्वेस्टर था, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो वो फाइनेंशियल एसेट है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज ऑफ शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, फाइनेंशियल एसेट को रिप्लेस कर दो ना। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एंटर हो जाऊं तो मुझे शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी मिल जाएंगे, तो वो मेरे लिए एसेट होगा ना। पर वो एसेट का नाम क्या? फाइनेंशियल एसेट। सर एसेट तो पीपी भी होता है, पर क्या वो फाइनेंशियल होता है? नहीं। ये कौन सा एसेट है? फाइनेंशियल एसेट। पहले बताओ नॉर्मल एसेट और फाइनेंशियल एसेट में फर्क समझ आया? ये रहा, ये डेफिनेशन वहां से ड्राइव हो रही है। इस तक कोई मसला? आगे आओ। मैंने कहा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर मैं एंटर हो जाऊं तो मेरा राइट टू रिसीव कैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये कौन सी सिक्योरिटी है? डेट सिक्योरिटी। अगर मैं किसी को उधार दूंगा
तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में मुझे किसी कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं या रिसीव करने का राइट, तो राइट टू रिसीव कैश, तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट। यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एंटर होने के साथ आपको एक चीज मिले जिसका नाम होगा फाइनेंशियल एसेट। वो किसी कंपनी के शेयर्स भी हो सकते हैं, किसी कंपनी की डेट सिक्योरिटी भी हो सकती है, इसको हम कहते हैं राइट टू रिसीव। और पैसा इट सेल्फ भी फाइनेंशियल एसेट है, तो उसने भी कवर कर लिया वो। पहले तो फाइनेंशियल एसेट समझ आया, पक्की बात है, ओके जी आगे चलते हैं। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर मैं एंटर हो जाऊं तो एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट है, और देखो एंड इक्विटी और अनदर पार्टी, यानी दूसरे बंदे के लिए या तो वो इक्विटी का सबब बनेगा। अच्छा, इक्विटी मतलब इक्विटी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब डेट सिक्योरिटी। पहले मतलब पूरी डेफिनेशन क्लियर है, और अगर मैं ये शुरू से करवाता तो कभी भी नहीं पल्ले पड़ती है। बात क्लियर है? तो यानी हमने कहा कि भाई आज के बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या, आप बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट बनेगा, दूसरी पार्टी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी बनेगा। क्लियर है? और फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी जिसके लिए बनेगा वो कौन सी पार्टी है? इशूअर। कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है, अदरवाइज तुम्हारा राइट नहीं है ना, और अगर राइट नहीं होगा तो एसेट नहीं हो सकता, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन है रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी, एंड हाउ यू कैन डिटरमाइन योर कंट्रोल व्हेन यू हैव द एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है। सही है? तो हमने कहा कि भाई ये आ गया इशूअर, ये चीज है। हाँ जी, ये कॉपी कर लें डेफिनेशन और ये वाले मामलात। हाँ जी, अब अगर हमने सिर्फ डेफिनेशन समझ ली हो IFRS 9 की कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, तो अच्छा अब सिंपल लगते हैं, थोड़ा सा आसान भी हो ना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर से फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी आते हैं, एग्री कर लें अभी तक। अच्छे डेरिवेटिव्स भी आते हैं, तो वो तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो उसको मैं जिक्र भी नहीं कर रहा। वापस से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आते हैं? फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी, और फाइनेंशियल एसेट के अंदर ही डेरिवेटिव होते हैं। और डेरिवेटिव में क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि वो तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है जी। तो नहीं, वो कैश जो है उसका फाइनेंशियल एसेट है ना, पर वो कैश आया किस वजह से? शेयर्स की वजह से, तो इक्विटी का सबब बना, ऐसा ही है। और दूसरा क्या बना? ये तो लायबिलिटी बनेगी। तो जिस वजह से आ रहा है वो वजह है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो ना इसके पास फाइनेंशियल एसेट आता, ना उसके पास फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी आती। क्लियर है? कैश इटसेल्फ तो फाइनेंशियल एसेट है ही ना, वो तो लिखा हुआ भी है। सही है? अच्छा जी, अब आप फोकस के साथ आपने ये समझ लिया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है क्या, जल्दी बताओ आज के बाद क्या बोलोगे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट्स, और जिसके अंदर आप कहेंगे किसी कंपनी के शेयर्स भी हो सकते हैं, मेरा रिसीवेबल भी हो सकता है, कैश इटसेल्फ भी हो सकता है, वो सारी बातें अपनी जगह। अच्छा, अरीब कह रहे हैं सर नॉर्मल एसेट और फाइनेंशियल एसेट का डिफरेंस रिपीट करते। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपने पीपी को, जैसे ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसको नॉर्मली ट्रेड कर सकते हो मार्केट में? नहीं। पर शेयर्स हैं, क्या वो फाइनेंशियल एसेट है, कभी भी बेच सकते हो? यस, क्योंकि ये यूजेबल एसेट्स हैं। शेयर्स को क्या यूज़ करोगे? कहीं यूज़ तो नहीं कर सकते ना, ऐसा तो नहीं है कागज़ का पन्ना में समोसे खा रहे हो उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, ऐसा ही अरीब, तो वो फाइनेंशियल एसेट है। आपके रिसीवेबल्स, नॉर्मल ट्रेड रिसीवेबल, आपने किसी को सेल की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ऐसा ही है ना, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अच्छा आपको बताऊं, ये भी फाइनेंशियल एसेट आप लोगों को बचपन में बताया नहीं गया। आपने किसी को सेल की, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, फाइनेंशियल एसेट, राइट टू रिसीव कैश। उसके लिए इन्वेंट्री डेबिट, पेएबल, ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू फाइनेंशियल लायबिलिटी। अच्छा आप फर्क देखें, कहानी सुने, उसके पास जो इन्वेंट्री आई, क्या वो एसेट नहीं है? क्या फाइनेंशियल है? नहीं। वो कैश में रियलाइज नहीं होगा, वो बिकेगा, वो बिकेगा, उससे सेल आएगी, उससे रिसीवेबल आएगा, वो फाइनेंशियल एसेट है। तो नॉर्मल एसेट और फाइनेंशियल एसेट में फर्क समझ आया? फाइनेंशियल एसेट इज एवरीथिंग
दैट विल अल्टीमेटली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कि यूज नहीं कर रहे हो, उसका अल्टीमेट क्या है? कैश। क्लियर है? अच्छा, शान पूछे से डेरिवेटिव मींस, देखो मैं डेरिवेटिव की दुनिया में जा ही नहीं रहा, उसके लिए सीए फाइनल का लेक्चर दे दूंगा, अपना वो देख लेना, पर उस गली जाने क्यों जो तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ, उसने लिखा हुआ है ना कि डेरिवेटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, तो मैं क्यों बताऊँ? बिला वजह कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना, तो हम उसको इसलिए साइड में रख दिया हमने। क्लैरिटी है? वैसे सीखना है तो वैसे वो लेक्चर देख लेना, मैं बता दूंगा यूट्यूब पे। यहाँ तक क्लैरिटी है भाई? आगे। अच्छा भाई, हमने कहा जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तुम समझ गए, फाइनेंशियल एसेट समझ गए, तो हम ये सीख लेते हैं यहाँ पे कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टर की जो अकाउंटिंग है, अगर आप इस बात पे एग्री करें, इन्वेस्टर की दो तरीके की अकाउंटिंग सीखनी है। इक्विटी और, यानी अगर वो इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे या कहां इन्वेस्ट करे, तो दोनों की अकाउंटिंग क्या होगी, हमें ये सीखनी है। फिर जब ये अकाउंटिंग खत्म कर लेंगे, फिर किस पे पहुंच जाएंगे? इशूअर पे। फिर इशूअर की भी दो अकाउंटिंग सीखेंगे कि अगर वो इक्विटी इशू करे, जो कि तुम्हें आती भी है, पर वो जो डेट इशू करे तो वो तुम्हें नहीं आती, वो भी सीखनी है। तो हम सबसे पहले पिक कर रहे हैं इन्वेस्टर के केस के अंदर कौन सी सिक्योरिटीज? इक्विटी सिक्योरिटीज है। बड़े मजे की अकाउंटिंग, रियल लाइफ सिनेरियोज हैं इसमें सारे। एनी ऑब्लिगेशन टू पे इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, या कोई स्पेसिफिक है भाई? अभी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे आपके ऊपर एक फाइनेंशियल लायबिलिटी आ जाए, वो क्या आपका ऑब्लिगेशन टू पे? सिंपल। सही है हसीब? चलो एक और बात बताओ, तुम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो? गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं ना? अच्छा, टैक्स पेएबल क्या एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है? सोच के बताएं, टैक्स पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी है नहीं है? नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। ये एग्जामिनर ने पूछ लिया ना, धजियां उड़ा देगा दिमाग की। तो दुकान की एंट्री हम बनाते ही नहीं है ना, हम तो अकाउंटिंग किसकी करते हैं जानी? कंपनी की करते हैं ना। तो मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? कंपनी। मुझे पता था ये सवाल आएंगे, सुनो आगे। भाई मैंने आपसे पूछा कि आपका टैक्स पेएबल है, क्या वो लायबिलिटी नहीं है? पर क्या वो IFRS 9 की फाइनेंशियल लायबिलिटी है? नहीं। क्यों? कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा, सही है? चलो, आपको गवर्नमेंट से पैसे एडवांस टैक्स रिसीव करना, आपने ज़्यादा पे कर लिया, आपने टैक्स, तो जाहिर सी बात है विथहोल्ड हो गया होगा आपका टैक्स। आपका रिसीवेबल आ रहा है गवर्नमेंट से, क्या वो रिसीवेबल नहीं है? पर क्या वो IFRS 9 वाला रिसीवेबल है? क्यों? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। रीजन शुड बी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये वो बारीकियां हैं स्टैंडर्ड की जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो अब तुम जो कहते हो ना कि सर थ्योरेटिकल आ जाएगा, भाई तो तुम लॉजिकली साउंड और लिख लोगे। थ्योरी इज नथिंग, या तो उसको अप्लाई कर लो या तो उसको अंग्रेजी में लिख लो। लिखोगे तो वही ना जो कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? चलें जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताएं। तो मैंने ये टेक्निकलिटी भी बता दी आपको, प्लीज बताओ। समरी इज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तभी शुरुआत कहां से हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी फॉर अनदर पार्टी। सही है जी? देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ऐसा ही। चले आगे, हम वापस आ गए। हम सीख रहे हैं इन्वेस्टर की कौन सी सिक्योरिटीज। अच्छा, अब इसकी अकाउंटिंग सीखने से पहले चलो एक और सवाल, अच्छा सवाल मुझे लग रहा है, सुनना, ये तुम लोग जवाब देना। सर अगर किसी कस्टमर से एडवांस लिया है तो आप उसकी एंट्री क्या बनाते हैं? कैश डेबिट, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। क्या ये अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी होती है? यस। पर क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है? नहीं है। रीजन, ये पैसे, ये इससे पैसे नहीं जाएंगे, इसके में सर्विस जाएगी। बात को समझे ना, फाइनेंशियल नेचर की लायबिलिटी नहीं है। देखिए यही तो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। बच्चे का बड़ा बेहतरीन सवाल है, तभी अप्रिशिएट किया, मैं का जवाब भी देता हूं। सुनो, आपको एडवांस मिला, आपने कैश डेबिट किया और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट कर दी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या इसके अगेंस्ट में पैसे वापस करने तुम्हें या सर्विस देनी है?
तो फाइनेंशियल लायबिलिटी तो नहीं हुई ना, ये सर्विस लायबिलिटी है जिसके अगेंस्ट में आपने क्या देनी है, सर्विस। तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, आईएफआरएस 9 का पार्ट नहीं है। तो ये भी बात याद रखनी है। यानी मैं पता है कैसे याद रखता हूँ, फर्म में भी अपने जितने भी जूनियर्स हैं सबको ये बताता हूँ, जिसके अगेंस्ट में अल्टीमेटली कैश जाए या जिससे अल्टीमेटली कैश मिले वो फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल, सिवाय लीगल के, सिवाय लीगल के, लीगल को हटा दो क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। ऐसा ही है जी। नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज तो पेमेंट है ना, प्रॉमिसरी नोट भी पेमेंट है, तो यू आर प्रॉमिसिंग दैट यू विल पे एट सर्टेन डेट एंड पॉइंट ऑफ टाइम, वो तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना, कॉन्ट्रैक्ट है। सही है। अच्छा भाई, ओके, यहां तक क्लैरिटी है। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल किया, सर अक्रूवल्स जो होते हैं, अक्रूवल लायबिलिटी है, हाँ या नहीं? फाइनेंशियल लायबिलिटी है, हाँ या नहीं? अक्रूवल फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं, जल्दी बताओ। है, बिल्कुल है, पेमेंट जाएगी। अभी तो सिखाया, एक सिंपल फंडा सिखाया जिसके अगेंस्ट में पैसे जाएंगे, और जो अक्रूवल किया हुआ क्या हवा में किया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किया होगा। सीधी सी बात है भाई, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा। ये क्या बात हो गई, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा। भाई इलेक्ट्रिसिटी है, कॉन्ट्रैक्ट है, तुमने मीटर लगवाया हुआ है, पे करोगे तुम इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो होगा बिल्कुल वो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी तुम्हारी। बात क्लियर है? तो आई थिंक कौन सी फाइनेंशियल लायबिलिटी है नहीं है ये हमने अभी क्लियर किया है। क्लियर है? चलें जी, ओके गुड। चलो एक और बात बता दो, तब तुम ये बता दो। चलो तो तुमने इतना पूछा तो मैं भी हक बनता है पूछने का। तुम लोगों ने एडवांस रेंट पे किया तो तुमने एंट्री क्या बनाई होगी, प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। जल्दी से मुझे बताओ, ये प्रीपेड रेंट एक एसेट है क्या, ये फाइनेंशियल एसेट है? क्यों? आप सीख गए, क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट, एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा। अब याद रहेगा, अल्टीमेटली पैसा आए या पैसा जाए, दैट इज योर फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी। सिंपल, फंडा सिंपल है। ओके, अब अगर आ गया हो तो यहाँ पे इन्वेस्टर की इक्विटी सिक्योरिटी शुरू करें। चलें जी, बैड डेट भी फाइनेंशियल एसेट में आएगा भाईजान। पहले तो ये सीख लो, बैड डेट एक्सपेंस जो आपका है वो फाइनेंशियल एसेट में, क्योंकि वो तो एक्सपेंस है ना, वो तो एक्सपेंस है। जानी प्रोविजन, तो प्रोविजन तो आपके एसेट से नेट हो जाता है ना, क्या अलग से दिख रहा होता है, नेट हो जाता है। तो आप कहते हैं कि मेरा एक्सपेक्टेड इतना बचा हुआ है, तो वही आपका फाइनेंशियल एसेट है जो कि नेट हुआ हुआ है। सही है सी, वो तो ऑलरेडी नेट हो जाता है ना, एंटिसिपेटेड लॉस है। सही है, चले आगे आ जाए भाई। इधर इन्वेस्टर की इक्विटी सिक्योरिटी। चलो अब थोड़ा सा एक बैकग्राउंड चेक। आपने FAR 1 में IS 16 किया था यार, ये बड़ी अहम चीज़ है, अभी मॉडल सिखा रहा हूँ उसका। आपने जब FAR 1 में IS 16 किया था तो IS 16 के अंदर आपके पास दो चॉइसेस थी, या तो अपने PPE को कॉस्ट पे रखो या रीवैल्यूएशन पे रखो। ऐसा है? चलें, वेरी गुड, आगे सुनिएगा। यहां पे भी आपके पास वो कहता ये है, यू हैव टू कीप योर इन्वेस्टमेंट एट, हाँ, फेयर वैल्यू, और नहीं सिर्फ फेयर वैल्यू, यही सिखाना है। ये कह रहा है कि सर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ किस पे रखना है, फेयर वैल्यू पे रखना है। अच्छा भाई, जरा अभी फोकस होकर सुनिएगा, फेयर वैल्यू पे रखना है। पर कहता है फेयर वैल्यू में भी दो चॉइसेस दे रहा हूं आपको, या तो आप रखेंगे फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे, या आप रखेंगे फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे। हमने कहा फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अब इन दोनों के मतलब समझने हैं, आप मुझे प्लीज फोकस होकर बताएं, ये कब यहां जाऊंगा कब वहां आऊंगा, वो दोनों बातें बात की हैं। पहले मतलब समझते हैं इसका। अगेन, पीबी को किस पे रख सकते हैं, कॉस्ट पे, और यहां पे बोला रखोगे फेयर वैल्यू पे, इस पे तो कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि उसकी एक्टिव मार्केट होती है, उसकी सीधी सी बात है, उस पर दिखाओ जितने पे होना चाहिए। सिंपल, फंडा सिंपल है। आगे फिर वो कहता है तुम्हें चॉइसेस दे रहा हूं, तुम रखो फेयर वैल्यू पे
अगर फेयर वैल्यू गेन हो या लॉस हो, उसको ओसीआई में लेके जाना जैसे पीपीई के सरप्लस को लेके जाते हो, जैसे पीपीई के सरप्लस को लेके जाते हो। पहला पॉइंट क्लियर है? फिर या तो कह रहा है या तो उधर मर जाओ, या तो गेन हो या लॉस हो, दोनों कहां लेके जाना? पीएनएल में। अच्छा, मैंने कहा भाई ये वाली बात नहीं समझ आई कि कब इधर जाना है कब उधर जाना है, पर दोनों का मतलब समझ आ गया। यानी एग्जाम्पल, अगर मैंने एक शेयर परचेज किया लेट से 1 जनवरी को 2024 पे 25 रुपीस पर शेयर का, और वो 31 दिसंबर पे जो शेयर हो चुका है वो हो चुका है 35 पर शेयर, तो मुझे बताओ मुझे गेन हो गया कितने का? 10 रुपए पर शेयर का। अब मैं नंबर ऑफ शेयर्स को कटा दूं फिलहाल, तो मैं कहूंगा कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी कितने से? ओसीआई क्रेडिट कितने से? 10 से। ऐसा ही है। और इससे पहले वाली एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 25 से। अच्छा, वो बनी होगी 1 जनवरी को, ये बनी है 31, इन्वेस्टमेंट उठ के कितने पे आ गई? 35 पे, जिसके चेंजेस कहां से गए? फेयर वैल्यू के ओसीआई से। फेयर वैल्यू थ्रू रखो, फेयर वैल्यू पे चेंजेस थ्रू ओसीआई रखो, फेयर वैल्यू पे चेंजेस थ्रू ओसीआई। इसका मॉडल का नाम है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। क्लियर है? एक पॉलिसी है। अच्छा, अब उधर आ जाए, अगर यही कार्रवाई उधर होती तो पहले दिन की एंट्री क्या कुछ अलग होती या सेम होती? अभी तक हम कह रहे हैं कि सर सेम होती। हमने कहा भाई यहां पे मैं करता इन्वेस्टमेंट डेबिट 25 से और कैश क्रेडिट कितने से जानी? 25 से। कोई मसला नहीं। आपने कहा 31 दिसंबर पे आए, आपने एक एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो रहा है? पीएनएल क्यों भाई? मॉडल वो है, मॉडल वो वाला है। बात क्लियर है? इसकी अकाउंटिंग में बेसिक फर्क समझ आ रहा है? रखेंगे फेयर वैल्यू पे चेंजेस पीएनएल से, रखेंगे फेयर वैल्यू पे चेंजेस ओसीआई से, चाहे गेन हो या लॉस हो। इसमें वो पीपी वाला हिसाब किताब नहीं है कि पहले सरप्लस खत्म हो गया तो पीएनएल, नहीं, तब भी लॉस कहां जाएगा? ओसीआई में। वो उससे थोड़ा सा, क्योंकि वो यूज होता है, ये यूज तभी तो फाइनेंशियल एसेट है। पहले बताओ दोनों के मॉडल में फर्क समझ आया? मतलब क्या है? चले आज के बाद मैं आपसे पूछूं, आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास एक फाइनेंशियल एसेट आ गया शेयर्स की मद में, आप उसको किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू पे। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो फेयर वैल्यू या तो फेयर वैल्यू थ्रू। मसला क्या है? मसला ये है कि पीपी के अंदर कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जा सकते हो। यहां पे एक बार अगर इधर मर गए तो उधर नहीं जा सकते, उधर चले गए तो, इसकी लॉजिक दे रहा हूं क्यों। IFRS 9 ने ये कहा, हमने बहुत चीजें ऑब्जर्व की थी IFRS 9 आने से पहले। लोग पता है क्या करते थे? तो फोकस होकर सुनना तो मजा भी आएगा। जब गेन हुआ करता था तो पीएनएल, लॉस हुआ तो हम तो ओसीआई में थे। इससे होता क्या था? जब लॉस होता था तो वो ओसीआई में चला जाता था, जब ओसीआई में जाता था तो पीएनएल का इंपैक्ट, आपको तो पता है ना, सरप्लस पे चला जाता है। सरप्लस क्या प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करता है? नहीं। तो स्टैंडर्ड ने कहा अभी इंसान बन जाओ, या तो इधर रहोगे, हमने बोला चलो भाई इंसान बन जाएंगे, इधर रहेंगे उधर रहेंगे, कब इधर जाएं कब उधर जाएं। उसने बोला सिंपल है, आपकी नीयत यह है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। उसने कहा अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो आप अपने पीएनएल को क्यों खराब कर रहे हैं? जब आपका मकसद ही नहीं है उससे रोजमर्रा की कमाना, तो आप रखें उसको लॉन्ग टर्म में। कहां ले जाएं? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। इसको हम कहते हैं इररिवोकेबल इलेक्शन। क्या कहते हैं? इररिवोकेबली आज मैं इलेक्ट कर रहा हूं, जो बाद में अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। इररिवोकेबल इलेक्शन, कि आज मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि मैं यहां रहूंगा।
अच्छा, अब पॉलिसी चेंज नहीं ऑप्शन इसलिए क्योंकि वो भी फेयर वैल्यू है, वो भी फेयर वैल्यू है। ये तो भाई दोनों में फर्क इसलिए रखा गया ताकि कोई टू बी ड्रामे ना हो। कल को पता चले सुबह सुबह गेन हो गया, चल भाई उधर था मैं तो, गेन बुक कर लिया, ईपीएस ऊपर, शेयर होल्डर बोल रहे हैं क्या बेहतरीन कंपनी है, उसको क्या पता यहां से उठा के वहां ले गया। सही है, बात समझ आ रही है? तो ये अलाउड नहीं है। अच्छा, तो आप ये भी बताते हैं सर उधर कब आएंगे, जब आपका बिजनेस मॉडल ऐसा हो कि आपने खरीदना बेचना है, खरीदना बेचना है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हेल्ड फॉर, भाई ये तुम्हारा मकसद ये है कि तुम्हें उससे पीएनएल में गेन खाना है तो फिर रखो उधर, लेके जाओ। पर अगर लॉन्ग टर्म में तो तुम्हारी नीयत ये है कि तुम्हें कभी पीएनएल की तरफ जाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, तो तुम इधर आ जाना। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आता है? तो देखो, बिफोर वी स्टार्टेड अकाउंटिंग वी टॉक्ड ऑन द बेसिस कि अकाउंटिंग क्या करनी है, किसकी क्या होगा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का मतलब क्या होता है। अच्छा भाई, हेजिंग भी इसी स्टैंडर्ड का पार्ट है, पर जानिए अगेन वो सीए फाइनल है। मैं तो दुआ करूं कि आ जाए तुम्हारे पास। याद है मैंने FR1 में सजेशन दी थी कि ASNPO आ जाए, तो डाल दिया था। तो नहीं करो ना ऐसी हरकतें कि बोलना पड़ेगा उसको। सही है इधर? नहीं, कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसकी मस्ती के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो खुद ही चूज करेंगे। तो सुनो सुनो बच्चों, इधर प्लीज फोकस के साथ, इधर इधर प्लीज। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे पूछूं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे? सिंपल लगते हैं ना, आप शेयर्स खरीद के आ गए, आप कौन है? इन्वेस्टर। एक शेयर्स खरीदे, कौन सी सिक्योरिटी है? इक्विटी सिक्योरिटी। आ गए, ये देखो ऊपर आ गए, इन्वेस्टर की इक्विटी सिक्योरिटी की अकाउंटिंग आ गई। पहले दिन किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू पे। पहले दिन किस पे रखेंगे? बाद में भी किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू पे। अच्छा, अब आपको ये सोचना है मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। मैंने कहा आपने आपसे एक सवाल पूछो, क्या आप इसको लंबे अरसे के लिए रखना चाहते हैं? जवाब आता है यस, तो कौन सा मॉडल? तो आपके पास ऑप्शन नहीं है फिर वहां जाने का, यहां आ जाओगे। अच्छा, दूसरा, आपका मकसद है कि मैं इसको ट्रेडिंग के लिए रखूंगा, खरीदूंगा बेचूंगा, खरीदूंगा बेचूंगा, किधर जाऊं? पीएनएल। तो भाई जैसा आपकी नीयत है वैसी आपकी अकाउंटिंग है। अब आप बोलेंगे सर मैं तो बेवकूफ बनाऊंगा, तो ऑडिटर किस लिए बैठा हुआ है? अभी जब हम ऑडिट करेंगे तो ये भी ऑडिट करना सिखाऊंगा। ये अच्छा, ये पता है कैसे पकड़ा जाता है? एक्टिविटी देख के। आपने एक शेयर्स खरीदे, आपने लंबे अरसे के लिए रखे हुए, तो उसको बेच दिया, गेन पीएनएल में ले गए। मैं बोलूंगा भाई वो किधर? तुम्हारा मॉडल क्या था? लॉन्ग टर्म। जब लॉन्ग टर्म मॉडल था तो तुम गेन पीएनएल में लेके नहीं जा सकते, वहां पकड़ लूंगा मैं उसको। तो कहने का मतलब यह है कि इतना आसान नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल भी होती है। जब शेयर खरीद रहा हूं तो उसको यह कहा जाएगा तू लिख के दे कि तुम्हारा मकसद क्या है इसके अंदर। अब पूछो। नियत अगर लॉन्ग टर्म की है, हाँ अगर वैसे ये सवाल अच्छा सुनो, इन्होंने कहा भाई लॉन्ग टर्म रखना है, वो कंपनी बोल रही है आज मैं इररिवोकेबली इलेक्ट कर रही हूँ कि मैं यहाँ मर जाऊंगी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवाओ, इधर आ जाओ, फिर ता कयामत यहाँ रहोगे। सही है, गेन भी यहाँ जाएगा। पर वो खुद कह रहा है कि मैं तुम्हें डिस्करेज कर रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म का मामला है तो तुम खुद फंस जाओगे। खुद फंसने का मतलब ये है कि तुम्हारा बिला वजह पीएनएल में जो असल परफॉर्मेंस है वो सही नहीं दिखेगी। ऑपरेशंस की इनकम को अलग रखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अलग। अच्छा, तुम्हारा मकसद ही ट्रेडिंग है, अगर तुम्हारा मकसद ही ट्रेडिंग है तो फिर तुम वहां हो तो तुम बोलोगे मैं नॉर्मल ऑपरेशन में ये भी घुसा दो। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब है जैसी आपकी इंटेंशन वैसी आपकी अकाउंटिंग, यानी वैसा आपका मॉडल। क्लैरिटी है जी? सही है, नॉन करेंट एसेट नहीं, ये इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर सेल। नहीं, अगर आपने बेच दिया, लॉन्ग टर्म के लिए रखा था, कहाँ थे? ओसीआई में थे, पीएनएल में थे? सही है, हाँ। नहीं नहीं, देखो दो अलग अलग बातें कर रहे हो ना भाई। आपने जब शेयर्स खरीदे तो आपकी नीयत क्या थी? चलाने की थी ना। किसको चलाने की? ऑपरेशन नहीं ना, गलत कह रहे हो यानी शेयर्स ऑपरेशन तो बिजनेस तो चलेगा ना। इस शेयर्स का क्या मकसद है? क्या है इससे? खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे, या इसको रखोगे लंबे अरसे के लिए? पहले इन दोनों बातों का जवाब दो।
तो फिर वहाँ आ गए ना, पीएनएल में आ गए। अब आगे क्लियर हो गया ना, जैसा आपकी सोच है वैसी आपकी अकाउंटिंग है। देखो मैं अक्लमंद हूं ना, मुझे अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, मैं बाग होता कभी उस वाले मॉडल में नहीं जाऊंगा, मैं इधर आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बिला वजह डायरेक्टर को जवाब देना पड़ेगा बार बार कि भाई फेयर वैल्यू ऊपर जा रही है, क्यों नीचे आ रही है, पीएनएल खराब हो रहा है। तो वो बोलेगा भाई तो तुम अकल के दुश्मन, तुम्हें बोला था वहां मर जाओ तो वहां क्यों आए हो? फंस जाएंगे, तो वहां जा भी नहीं सकते अब। तो इसलिए तो कहा गया कि भाईजान जब आपको एक बार कह दिया कि लॉन्ग, देखो मस्ती फिर भी मनानी है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना, मस्ती है इररिवोकेबली इलेक्ट करके वहां चले जाओ, फिर कभी जिंदगी में वापस फिर डायरेक्टर को जवाब देते फिर। अच्छा मैं तुम्हें एक कंपनी की एग्जांपल भी देता हूँ ना, ईएफयू जनरल का मैं ऑडिट कर रहा था, सुनना मजे की बात। बेवकूफ़ी क्या थी उसकी, उसने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे अपनी सिक्योरिटीज को रखा हुआ था, लंबे अरसे से बेच भी नहीं रहे थे। अच्छा हर साल ऊपर इतनी कमाई हो, अब तुम्हें पता है बीच में ऐसा हुआ था स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, इतना सारा लॉस आ जाए उसका पीएनएल इतना सा। अच्छा वाकई समझो ना, अब वो मुझे क्या बता रहा वहां का सीएफओ, बोला डायरेक्टर मुझे बोल रहा यार क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा भाई आपको मस्ती है, हम जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी तब आपको कहा था उधर ले जाओ, आपने बोला मैं इररिवोकेबली इलेक्ट करूंगा, करो। अब बताओ क्या डिस्टॉर्ट हो गई पोजीशन? भाई अगर लॉन्ग टर्म का मतलब पता है कि लॉन्ग टर्म का मतलब है अगर लॉस भी हुआ ना तो लंबे अरसे में रिकवर हो सकता है, तुम उसको पीएनएल में डाल के बैठे हुए हो। शॉर्ट टर्म का मतलब है यार मैं फौरन बेच भी दूंगा तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, जितना होना था उतना ही। अब लंबे अरसे के लिए बैठे वो इतना गिरा इतना गिरा इतना गिरा, वो खत्म ही हो रहा है। तो हर साल तुम्हारा पीएनएल क्या डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा? हो रहा है। तुम्हारी ऑपरेशंस की कमाई उसको क्या कर रही है? ऑफसेट। तो इसलिए कहा गया आपको मैं चॉइस दे रहा हूं, आपको मैं समझा रहा हूं, लॉन्ग टर्म होगा तो इधर आ जाना, हेल्थ फॉर ट्रेडिंग होगा तो उधर आ जाना। दोनों बातें समझ आती हैं। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दी आपको, इतना सीएफओ जलील हुआ है मेरे सामने, तुम्हारी सोच है। वो बोले मैं क्या करूं, बेच भी नहीं सकता, बेचूंगा तो लॉस रियलाइज हो जाएगा। मैंने कहा भाई रियलाइज कर लेना अच्छा है, आगे और भी नुकसान है। अच्छा सुनो, अब उलट क्या हुआ, स्टॉक मार्केट वापस ऊपर गई, इस साल आए प्रॉफिट अच्छा हो गया, प्रॉफिट अच्छा हो गया। अच्छा अब सुनना मजे की बात, अब सीएफओ कह रहा है यार ये तो प्रॉफिट बेहतरीन हो गए। अब वो पिछले साल से कंपेयर कर रहा है, पिछले साल इतना लॉस, इस साल इतना प्रॉफिट। तो डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि भाई ये क्या चल रहा है कंपनी में, अचानक से लॉस। बोला यार वो इन्वेस्टमेंट की वजह से कभी गेन आता है उसमें फिर जलील हो रहा है। वो बोला भाई इसको तुम्हें बोला है वहां ले जाओ, मर जाओ, उसको लेके अजीब सी पीएनएल डिस्टॉर्ट कर रहे हो। तो यानी कंपेरेबिलिटी का भी इशू आता है, एक साल इतना लॉस है एक साल इतना प्रॉफिट है। तो इसलिए सजेशन क्या है, शॉर्ट टर्म में उधर। क्लियर है? मना नहीं है, मुसीबत है, मस्ती है, उधर चले जाओ। तो ये वाली हरकतें होंगी जो तुम्हें बताई हैं मैंने। क्लियर है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, जल्दी प्लीज। सारे बच्चे हसीब, अब्दुल हादी, अहमद, जल्दी बताओ। क्लियर है? लॉजिकली क्लियर है? हाँ बिल्कुल ऐसा है। अच्छा डिस्पोजल पे क्या होगा वो मैंने अभी सिखाया, अकाउंटिंग सिखाई है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, अकाउंटिंग सिखाई है? या अकाउंटिंग से पहले अकाउंटिंग कैसे करनी है, किसमें करनी है, ये सिखाया। चले वापस से, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, कौन सी सिक्योरिटी? इक्विटी सिक्योरिटी। आप कौन है? इन्वेस्टर। आप इसको किस पे रखेंगे? बाद में भी किस पे रखेंगे? कितने ऑप्शन? फेयर वैल्यू थ्रू। व्हेन यू विल गो टू ओसीआई? लॉन्ग टर्म। व्हेन यू विल गो टू पीएनएल? शॉर्ट टर्म। क्लैरिटी है? पक्की बात है जी। नहीं, अगर ज्यादा नीचे हो गया तो पीएनएल में कभी नहीं जाओगे, उसी में रहेगा। ये तो बोला ना, क्योंकि ये यूज नहीं होता, उसमें तो यूजेज है ना, डेप्रिसिएशन आ रहा होता है इसमें, यूजेज। यानी लेट से कॉस्ट से भी नीचे आ गए आप, अगर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने 15 रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, सही है ना, तो आपने का जितना सरप्लस था वो खत्म हो गया, तो अब ये लॉस बुक करोगे ना, वो भी कहां बुक करोगे? ओसीआई में। क्लियर है? तो वो ओसीआई में आएगा, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सरप्लस खत्म होगा तो वहां निकल जाओगे। क्लियर है? चलिए जी ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से। ओके तो भाई ये तो हो गया इक्विटी सिक्योरिटी का मामला। आज की क्लास को मैं इसलिए यहां तक रख रहा हूं क्योंकि अगर मैंने अभी आपको अकाउंटिंग सिखाई तो वो ऊपर से जाएगी, तो यहां तक आप रिवाइज करके आएंगे, यहां तक के कॉन्सेप्ट पे आपको आज का क्विज मिल जाएगा। क्लियरिटी है? चलें जी मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। हाँ मैं अभी आपको पीडीएफ भेज देता हूँ पूरी, सही है? थैंक यू।